हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। अब इंटरनेशनल बिजनेस को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक बिजनेस क्या होता है। नाउ बिजनेस इज सिंपली डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अ पर्सन डज फॉर हिज प्रॉफिट अर्निंग। जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसका मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के अल्टीमेट एम होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि गवर्नमेंट वर्क होते हैं या फिर एनजीओ वर्क होते हैं, तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। बट जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ वो आपको सामान देंगे, कुछ आपको सर्विसेज देंगे, कुछ आपको ट्रेड सप्लाई करेंगे, कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन देंगे। अलग अलग तरीके के काम के लिए आपको प्रॉफिट अर्निंग के लिए अलग अलग सर्विसेज दी जाएंगी। नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब जब हम सेम बिजनेस को अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ले जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिक आपके कंसेप्ट सारे सेम रहेंगे। एक बिजनेस जो किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही किया जाता है और उसका अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट अर्निंग। अब बिजनेस सिंपली भी वही है और इंटरनेशनल बिजनेस भी वही है, बट इंटरनेशनल बिजनेस में आप जाते हो अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बिजनेस कर रहा था बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र या फिर ओनली विद इन महाराष्ट्र। सो ये हो गया आपका बिजनेस। बस इंटरनेशनल बिजनेस क्या हुआ, अब आप मध्य प्रदेश में कुछ बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप व्हीट ग्रो कर रहे हो मध्य प्रदेश में और फिर आप उसको सेल कर रहे हो यूएसए में। सो दैट इज योर इंटरनेशनल बिजनेस। अब दोनों में ही कॉमन पॉइंट्स क्या हैं कि दोनों में ही आपका मेन एम हो जाता है प्रॉफिट अर्निंग, और दोनों ही चीज़ें गुड्स की भी हो सकती हैं, सर्विसेज की भी हो सकती हैं, ट्रेड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है, कॉपीराइट्स या पेटेंट्स भी हो सकते हैं, और आपकी कुछ अलग तरीके की सर्विसेज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, और एक्सेट्रा बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि जब बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस का एम सेम है, काम सेम है, तो फिर हमें अलग से इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। सो द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट नीड इज फैक्टर मोबिलिटी। अब जो आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है लेबर। अब किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, किसी कंट्री में बहुत अनस्किल्ड लेबर है। अब जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको बनानी है कोविड की वैक्सीन, तो कोविड की वैक्सीन है बहुत एक एजुकेटेड पर्सन ही बना पाएगा। तो अगर आपकी कंट्री में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा R&D के ऊपर काम नहीं होता, तो ऑब्वियसली आप एक वैक्सीन डिस्कवर या एक मेडिसिन डिस्कवर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जगह पे आपको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, या फिर ऐसी जगह पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जहां पे बहुत ज़्यादा आपको स्किल्ड लेबर मिलते हैं। नाउ अगर आपको कोई अनस्किल्ड काम की ज़रूरत है जिसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आप अमेरिका, जर्मनी, जापान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स मिलते हैं बट अनस्किल्ड लेबर्स की बहुत कमी है, तो आप वहाँ पे उसकी सेटअप नहीं करोगे। आप उसका सेटअप करोगे इंडिया में कर सकते हो, आप चाइना में कर सकते हो, जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर अवेलेबल होते हैं। बट क्योंकि पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ की इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे चीपर प्राइजेस से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाइना में ही अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इट्स चीप लेबर, बट अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर। नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंट करेंसीज के ऊपर। ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करते हो दूसरी कंट्री के साथ में, तो हर कंट्री की हर कंट्री की करेंसी अलग है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में चलता है रुपी, और ग्लोबल करेंसी जो है वो है डॉलर। और जैसे अमेरिका की हम देख लेंगे तो वो डॉलर ही है, हम जापान के देखेंगे तो वो येन है। इस तरीके की हर कंट्री की अलग एक करेंसी होती है और उनकी करेंसी वैल्यू आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर कोई अमेरिकन पर्सन इंडिया में आके कुछ परचेज करता है तो उसको वो चीज़ बहुत सस्ती पड़ेगी, बिकॉज $1 इज़ इक्वल टू 83.5 रुपीज़। तो यहाँ पे करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर आप कुछ परचेज करते हो इंडिया से तो आपको कंपैरेटिवली बहुत चीप पड़ेगा। अगर मैं कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट या फिर कोई जर्मन प्रोडक्ट या फिर कोई लेट्स से कोई जो जैसे इंग्लैंड है या फिर फ्रांस है, अगर मैं ऐसी जगह की करेंसी देखूँगा तो जो कि इंडिया से बहुत हायर रेट हैं जिनके, तो मेरे को उन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। जैसे अगर आप टूरिज्म के लिए भी जाते हो तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा बिकॉज उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको करेंसी समझने की बहुत ज़रूरी है कि किस करेंसी की कितनी वैल्यू चल रही है, और आने वाले टाइम पर भी क्या वो उतने ही
मार्जिन को वैल्यू कर पाएगा। जैसे इंडिया और अगर हम यूएसए को देखें तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिफरेंस बड़ा हो जाए या फिर ये वैल्यू कम भी हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अपनी करेंसी को, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडियन रुपी एक इंपॉर्टेंट करेंसी बन के निकले। नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर। अब नेशनल पॉलिसीज़ और अगर हम यहाँ पे देखें पॉलिटिकल ग्रुप्स, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो दोनों अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ करेगा, और प्लस इंडिया में क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो वो यहाँ पे कम्युनिस्ट वेलफेयर के लिए भी या फिर जो सोशल वेलफेयर के लिए भी कंपनीज बनाई जाती हैं। अगर हम यूएस को देखेंगे तो यूएस इज़ अ कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा बिजनेस नहीं करती है, वहाँ पे जो मेन बिजनेस करे जाते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही करे जाते हैं। वेयरएज अगर हम चाइना देखेंगे, बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वो सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करता है, तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कुछ ना कुछ स्टेक गवर्नमेंट का भी होता है। तो गवर्नमेंट जब नेशनल पॉलिसीज़ बनाता है तो उसमें हमेशा वो गवर्नमेंट को फोकस में रखते हैं कि इससे गवर्नमेंट और प्लस इस कंट्री के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। दे नॉट ओनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो दोनों तरीके से आपके एस्पेक्ट्स लिए जा सकते हैं। अब आप जब आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो अक्रॉस बॉर्डर, तो आप देखते हो कि यहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप किस तरीके का है, क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, आप किसके साथ में ईजिली बात कर सकते हो, किस तरीके से अपने ट्रेड बेनिफिट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आपके किसी कंट्री के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं तो आप उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हो। आपको अक्रॉस बॉर्डर जाने के लिए कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। वेयरएज अगर आपको जैसे अभी रशिया के टर्म्स चल रहे हैं वेस्टर्न के साथ में, तो वो बिल्कुल अच्छे टर्म्स नहीं है, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के रखें, जिसकी वजह से रशिया अभी वर्ल्ड के साथ में ओपनली ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप हैं प्लस नेशनल पॉलिसीज़ कैसी हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप मान लीजिए जैसे अभी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ चल रही है कि हर प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर बेस्ड हो जा रहा है, हर प्रोडक्ट बैटरी बेस्ड हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो अब उसके लिए आपको लिथियम की बहुत ज़रूरी है। अब पूरे वर्ल्ड में ही अभी लिथियम के बहुत कम रिजर्व्स मिले हैं। तो जैसे अभी नए डिस्कवरीज हुई हैं कि जम्मू कश्मीर में या फिर राजस्थान के कुछ एरियाज़ में लिथियम रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। तो अब इंडिया भी सेल्फ सस्टेनेबल बन सकता है और बाहर की कंपनीज जो हैं वो भी इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर सकती हैं, बिकॉज नाउ इंडिया हैज़ द नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पे लिथियम अवेलेबल है। तो लिथियम से रिलेटेड अगर आपको बैटरीज बनानी है, अगर आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने, तो आप इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हो। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।